पहली बार ऐसा राज्य को मंत्री मिला है। मैंने कहा पैसा नहीं है तो बताइए। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक हम लोग मुफ्त कर दिए। अब वह स्वास्थ्य योजना के तहत एकदम गारंटी मैंने दिया है। 5 मेडिकल कॉलेज, 1117 सब सेंटर, जो इतिहास में पहली बार 1100 करोड़ की लागत से बनाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं एमआरआई की। एमआरआई एक बहुत बड़ा इशू 2021 नवंबर से ही एमआरआई बंद कर रखा है। आज उन सारे तमाम प्रयासों के बाद भी वो एमआरआई हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। स्क्रैप को उठा के हम जंक यार्ड में डालेंगे और वहाँ एमआरआई, और एक जगह और बताइए टर्नकी पे, अगर वो नहीं भी करते हैं क्योंकि वो भी डिले कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बोले कि 1100 करोड़ से 5 मेडिकल कॉलेज और 1136 सब स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है और कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये हम आपको रिम्स के अंदर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और बता दें मैं आपको कि रिम्स का जो निदेशक है उनका कहना है कि एमआरआई का जो मशीन है वो 2021 से बंद पड़ा हुआ है, जो आज तक चालू नहीं हो रहा है। जो भी यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं वो अपना जेब से और बाहर से करवा के यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी खर्च की दावे की जा रही है और इतनी तमाम सुविधाएं की बात की जा रही है, और हकीकत क्या है वो आपने सुना। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सबसे पहले होता है कि सफाई कितनी ज़रूरी है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अभी हम रिम्स के अंदर घुसे हैं और देखिए ये पुरुष शौचालय है और यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है। मेन घुसते के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ दरवाज़ा नहीं। अब अंदर का स्थिति आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे अपने कैमरे के माध्यम से। देखिए कितनी बड़ी गंदगी फैली हुई है, इतना ख़राब महक है कि आप खड़ा नहीं हो सकते। फर्श टूटा हुआ है, यहाँ बाथरूम का पानी जमा हुआ है, यहाँ बेसिन में पाइप नहीं है, आप हाथ नहीं धो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ दिख रही है जो हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ आप अगर बाथरूम करेंगे तो यहाँ पे पाइप से पानी जो आती है वो कुछ नहीं है, सब गायब है। खिड़की देखिए खुली पड़ी हुई है। अब आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए पेन देखिए जिस पे आप लाइटिंग करेंगे बैठेंगे, वो काफ़ी गंदगी भरा हुआ है। लग रहा है कि महीनों तक ये सफाई नहीं हुई है, वैसा दिख रहा है। हम एक एक चीज़ आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, एक एक कोना को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ दरवाज़ा भी नहीं है। अगर आप लैट्रिन करने के लिए बैठते हैं तो आपको ओपन बैठना पड़ेगा क्योंकि दरवाज़ा गायब है। यही है यहाँ का हकीकत और असली अंदर की असलियत यही है जो आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से बार बार दिखा रहे हैं कि देखिए बेसिन कितना ख़राब है। यहाँ देखिए अगर हाथ धोने के लिए आते हैं तो पाइप है ही नहीं, नल लगा ही नहीं हुआ है, काफ़ी गंदगी भरा हुआ है। और यही हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था की झारखंड का, जहाँ पे 1100 करोड़ का खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ रिम्स का जो बदहाली है उस पर आप कैसे देख सकते हैं। मैं बाहर दिखाता हूँ कि यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं वो यहाँ कैसे पार होते हैं और यहाँ कैसी महक है। देखिए कि जो लोग इधर से आने जा रहे हैं वो नाक बंद करके जा रहे हैं। देखिए हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार ये नाक बंद करके पार हो रही है महिला, और बगल में एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनका पैर फ्रैक्चर किया हुआ है, वो बैठे हुए हैं। तो हकीकत यही है, असलियत यही है, और खर्च करोड़ों में हो रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है ये सोचने वाली बात है। और असलियत देखिए कि किस प्रकार यहाँ पे है कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य के नाम पे जो है यहाँ पे कैसी स्वास्थ्य मिल रहा है और कैसी यहाँ सफाई का व्यवस्था है, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार लोग नाक बंद करके यहाँ पार होने पे मजबूर है क्योंकि इतनी महक है, इतनी गंदगी है कि लोग सोच नहीं सकते कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था है। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक हम लोग मुफ्त कर दिए। अब वह स्वास्थ्य योजना के तहत एकदम गारंटी मैंने दिया है। कोई भी राज्य का कोई भी मरीज सर ऊपर कीजिए, एकदम आप एस्टिमेट दीजिए, पैसा दूंगा। आज ही मैं सुन सकता क्या है, पहली बार ऐसा राज्य को मंत्री मिला है। मैंने कहा पैसा नहीं है तो बताइए। सभी सदर हॉस्पिटल में हमने पर्याप्त पैसा भेज दिया। अब वो नहीं कि एस्टिमेट चला गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, इलाज में पैसे के अभाव में हमारे लोगों की जान चली जाती है।
एकदम पर्याप्त पैसा है। कोई भी मरीज अगर आवेदन दे रहा है, एस्टिमेट दे रहा है सदर हॉस्पिटल में, तो ऑन द स्पॉट उसको पैसा मिल जा रहा है। नियुक्ति भी देने जा रहे हैं। हाँ, कल तो आप अभी यहाँ पे कल मैं तमाम मीडिया से मैं कहूँगा, देखिए राज्य हित में अब तक का सबसे बड़ा निर्णय हम लिए हैं। और डॉक्टर्स की बहाली होती थी पहले, लेकिन डॉक्टर से नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर 126 डॉक्टर हम लाए हैं, बाहर से लाए। और हमने ऐसा पैमाना हमने बना दिया, मापदंड हमने दिया, गाइडलाइन हमने दे दिया कि कितना पैसा चाहिए आप बताइए। राज्य में आप देखिएगा कि हमारा, आप बोलेंगे सदर हॉस्पिटल खराब है, वहाँ ये खामियाँ, कभी कोई मीडिया यूट्यूबर हमारा भाई लोग है, मैं मानता बहुत हूँ, कोई घुस गया दिखा दिया उल्टा पुल्टा, तो उसको रोकने के लिए मैं उसको नहीं रोका हूँ, लेकिन उसके सुझाव को मानते हुए मैंने 126 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कल हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, बाहर से लाए हैं सारे लोग। लेकिन अभी मैं विदेश जा रहा था, उसके पहले फॉर्मल इनाग्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन वो लैब पब्लिक के लिए खोल दी गई है। अभी आज की जो रिपोर्ट है उसमें 90 तरह के करीब पैरामीटर्स होते हैं। 560 जांचें करीब रोज की हो रही हैं। अभी ये नंबर कम है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, अभी ये नंबर बढ़ेगा। अभी हम ओपीडी की जांचें कर रहे हैं, इंडोर की जांचें अभी पुराने तरह से ही चल रही हैं, लेकिन उसकी भी हम 50-60 मशीनें खरीद रहे हैं, जिससे इंडोर में ही लेबलिंग हो जाए सैंपल की और केवल सैंपल नीचे आए और इंडोर का भी एक ही जगह जांच होने लगे। LIS एक सिस्टम होता है जिससे हम एक कनेक्टिविटी कर देते हैं कि अंदर के डॉक्टर भी उसको एक पासवर्ड डालें और किस मरीज की रिपोर्ट गई हुई है, इंडोर में है या आउटडोर में, उसे वो खुद ही अपने लैपटॉप पे या अपने व्हाट्सएप पे देख लें। ऐसी एक व्यवस्था लाने का प्रयास है। LIS सिस्टम ट्रायल में चल रहा है, लगातार काम हो रहा है। पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि रिम्स में लगातार एक टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी हम इसको रोबस्ट सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी भी कई ग्लिचेज हैं, कई जांचें वाँचें हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का कब्जा 20 साल से चल रहा है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कभी कोर्ट से नोटिस, कभी जांच करवा के उसको डिरेल करने की हर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई तरीका निकाल के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। आप जाके देखेंगे 6 काउंटर अवेलेबल हैं, उन्हीं 6 काउंटर सब मिला के 10 काउंटर हैं, उन्हीं में इंडोर और आउटडोर की सारी जांचें दी जाएंगी, उन्हीं से जांचें ली जाएंगी। अभी जो भीड़ वहाँ एक लगी रहती थी वो ख़त्म हो चुकी है लगभग। सिक्योरिटी का एक आदमी परमानेंट लगा हुआ है, जो जैसे ही जांच वहाँ से रेज होती है वो मरीज को सीधे सेंट्रल लैब में ले जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था जो पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा, तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप लोग इसको प्रचारित कर देंगे तो मरीज को भी फ़ायदा होगा, सिस्टम भी सुदृढ़ होगा। और हमारी टीम जो अभी प्रेशर में काम कर रही है, अभी हमारी टीम उसी दिन रिपोर्ट दे रही है। जो 3 दिन लगते थे वो उसी दिन रिपोर्ट दे रही है। लेकिन अभी ग्लिचेज हैं, इसको परफेक्ट सिस्टम ना माना जाए। हमने 3 स्टेप में इसको शुरू करने को कहा था। पहला स्टेप सक्सेसफुली चल रहा है, दूसरा स्टेप LIS का है, वो भी सक्सेसफुल ट्रायल में है, तीसरा स्टेप और एनहांसमेंट का है सर्विसेज का, वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी, आप लोगों की शिकायत अक्सर रहती थी कि ज़्यादातर दवाएं खरीदनी पड़ती, तो मैं आपको इस दिशा में भी बता दूं कि मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स का ज़्यादातर मेडिसिन हमारे पास अभी अवेलेबल है। 70% करीब दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी कुछ लोग जो नहीं लिख रहे हैं या ब्रांड लिख रहे हैं, उन पे भी अंकुश लगाया जा रहा है और दवाइयाँ ज़्यादातर अब हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। सर्जिकल कंज्यूमेबल में प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉर्ट आउट किया गया है, वो भी लगभग सॉर्ट आउट हो गया है। सर्जिकल कंज्यूमेबल में अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट सिस्टम हो गया है, उस पर ज़ोर से काम हो रहा है। सर्जिकल और कंज्यूमेबल ऑपरेशन थिएटर में रेगुलर सप्लाई हो रहे हैं। अभी जहाँ जहाँ हैं कहीं कमी, वो दूर कर ली जाएगी। इम्प्लांट्स जिनमें मरीज के पॉकेट से बहुत पैसा जाता था, जैसे हड्डी टूट गई उसका इम्प्लांट लगना है, हार्ट में स्टेंट लगना है,
न्यूरोसर्जरी में स्पाइन में इम्प्लांट लगने जो स्टील के और ये लगते थे, ये बड़े कास्टली पड़ते थे, ये मरीज के पॉकेट से जाता था। तो इसके लिए हमने एक इंतज़ाम किया है, रेट लिस्टिंग हो चुकी है बहुत सारे आइटम्स की। कुछ आइटम जो रेट लिस्टिंग नहीं हुई है वो अभी हम जनौषधि अमृत फार्मेसी से अवेलेबल करवा रहे हैं। अमृत फार्मेसी के साथ भी हमारा प्रॉब्लम चल रहा था। कल हमने उसकी एक बड़ी मीटिंग एमएस साहब ने की है, मैं भी उसमें था, एडीए साहब की अध्यक्षता में, और उसमें जो भी डिप्टी एमएस भी थे हमारे सारे अधिकारी थे, तो उसका हमने सलूशन निकाला है। गड़बड़ ये हो रहा था कि हम चूँकि सबसे सस्ती दवाई एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से, तो उन्होंने कुछ ब्रांड दे दिए थे, तो इसलिए उनके पेमेंट पेंडिंग थे हमारे पहले के। तो उसका भी हमने सलूशन कल मीटिंग में लॉजिकल, फैक्चुअल और लीगल सलूशन निकाल लिया है। हमने उनको इंश्योर किया है। स्टेंट पेस मेकर की रेट लिस्टिंग हो गई हमारे इंस्टीट्यूट की, स्टेंट की अभी भी नहीं हुई है, स्टेंट की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपके बिल की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अनएबेटेड कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहें, ताकि हार्ट की प्रॉब्लम को लेके ऐसे कई किस्से आए सुनने को मिले मुझे कि यहाँ मरीज आया, उसको प्रॉम्प्ट स्टेंटिंग या एंजियोग्राफी नहीं हुई है, इसलिए वहाँ से उठ के चला गया। तो इसके तरह की प्रॉब्लम ना है, इसका भी इंतज़ाम कल किया गया है। इसके साथ ही आपको ये बताना था कि डेंटिस्ट्री कॉलेज में मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट बड़ा अहम डिपार्टमेंट होता है। उसमें जब मैंने ज्वाइन किया था 12 फरवरी को, फरवरी में ही वो जगह डीआईसी के कंट्रोल में थी, इसलिए वहाँ ऑपरेशन थिएटर नहीं बन पाया था। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरा विरोध भी बहुत हुआ था। वो जगह डीआईसी से हमने जबरियन खाली करवाई थी, और हमने क्या, जीबी का डिसीजन था तो खाली करवाना ही था, हमने कोई जादू नहीं किया था, जीबी के डिसीजन का अनुपालन किया था, लेकिन उसमें भी विरोध था। विरोध यहाँ का बजवर्ड है, आप अच्छा भी काम करने चलिए तो विरोध होता ही। तो खैर वो जगह करीब 12,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। उसमें ऑपरेशन थिएटर की 2 टेबल हैं, मेल फीमेल वार्ड के करीब 25 बेड हैं, 5 बेड रिकवरी के हैं, मॉनिटर हैं, माइनर ओटी है, सेमिनार रूम है, एक कॉन्फ्रेंस रूम, वही सेमिनार रूम हो गया, चेंज करने की जगह है, ऑटोक्लेव रूम है, रिकवरी रूम है जिसमें मॉनिटर लगे हुए हैं। एनेस्थीसिया की अभी क्राइसिस चल रही है, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट, आप जानते हैं अपॉइंटमेंट पूरा मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं 1 साल से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मैं फैकल्टी का अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहा हूं। उसके क्या कारण हैं उस पर मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं लग रही, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी हमने 2 दिन वहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था कर दी है। वहाँ 4-5 ऑपरेशन हो भी चुके हैं और 2 दिन वहाँ ऑपरेशन होंगे। अभी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। रेजिडेंट के अपॉइंटमेंट हम सीनियर रेजिडेंट के करने जा ही रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। मेरे ख्याल वो महीने के अंदर हम कर लेंगे, तो रेजिडेंट डॉक्टर की हेल्प से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाएगी। अब आता है, हमने करीब 94 बेड बढ़ाने की जो व्यवस्था की थी, वो ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में एक फ्लोर पे, जहाँ पे पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें लगभग काम पूरा हो गया है। ऑक्सीजन की लाइन जानी थी, जो पुरानी जो रेट लिस्टिंग थी उस पर हम नहीं कर पा रहे हैं, कई कानूनी ग्लिचेज हैं उसमें। तो अभी जो हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वो इनफ मात्रा में है कोविड के टाइम के, तो उसमें जो बाकी काम हो ही गया, जो थोड़ा मोड़ा बचा है वो करके वो बेड एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, ताकि इमरजेंसी में जो 30 बेड हमने बढ़ाए थे पेइंग वार्ड और कॉटेजेस में, उसके अलावा ये करीब 50-60 बेड एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि इमरजेंसी जो अभी भी बहुत क्राउडेड है और अनमैनेजेबल है, उसका सलूशन हम कुछ निकाल पाएंगे। तो डेंटिस्ट्री की हमने बात की, सेंट्रल लैब की बात की, इस वार्ड की बात की। अब आ जाता है रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर। आप जानते हैं कि वो 2014 से बन रहा था, लगातार हमारे प्रयास थे। मुझे लगता है कि अब वो इस स्टेज पे आ गया है। तो अगस्त में उन्होंने कमिट किया हुआ है, कमिटमेंट तो फरवरी 28 का ही था,
लेकिन वो बढ़ते बढ़ते कई कारणों से जैसा कि होता चला गया। तो मुझे लगता है कि अगस्त में हम उसका भी इनाग्रेशन करवा पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नई फैसिलिटीज़ में हमारे पास सेंट्रल लैब हो गई, डेंटिस्ट्री ऑपरेशन थिएटर वार्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, इमरजेंसी एक्सटेंशन का एक वार्ड हो गया इन एडिशन टू वट एवर हैज़ बीन डन, और रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर जब बन जाएगा तो जो न्यूरो सर्जरी में फ्लोर पे मरीज पड़े हुए हैं वो वहाँ जगह अवेलेबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है वो भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। परचेज के फ्रंट पर जैसा कि हमने बताया, मैन पावर के फ्रंट पर हमने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं। सीनियर एजेंट के अपॉइंटमेंट हम रेगुलर कर रहे हैं। 4th क्लास के करीब 97 पोस्ट हमने भर लिए हैं। 19-20 हालांकि कोर्ट आर्डर पे ही हुए हैं, कई साल से रुके थे। टेक्नीशियन 19-20 हमने अपॉइंट कर लिए हैं, वो ज्वाइन कर लिए हैं। अभी टेंडर किचन का जो एक्सपायर कर रहा था, नया टेंडर फाइनल हो गया है, वो अवार्ड कर दिया जाएगा। मैन पावर का भी टेंडर फाइनल हो गया है, जो ज़माने से लोग पढ़े थे वो फाइनल हो गया है। उसमें कोर्ट के कुछ अभी थोड़े से कानूनी पेच हैं, लेकिन हमारी तरफ से फाइनल है। जैसे ही वहाँ से ऑलमोस्ट प्रोबेबली हमें ग्रीन सिग्नल मिल ही जाएगा ऑनरेबल कोर्ट से, क्योंकि हमारी लॉजिक और हमारे क्लूज एक्सेप्टेबल थे ऑनरेबल कोर्ट को, ऐसा लगता है। तो जैसे ही वो हो जाएगा, मैन पावर का भी टेंडर फाइनल हो जाएगा। तो ये जो अभी इस तरह के जो मैन पावर है, लिफ्ट में आपको ऑपरेटर नहीं मिल रहा है, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा है कई जगह, वो सारा मैन पावर उसमें 5-6 तरह का हमने डाला हुआ है। अब बात करते हैं MRI की। MRI एक बहुत बड़ा इशू, हमारे तमाम प्रयासों के बाद भी वो MRI हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। हमने एक अल्टरनेटिव जगह दे दी है, क्योंकि वो जगह हम खाली नहीं कर पा रहे हैं। टेंडर किया, 22 लाख उसने कोट किया, वो स्क्रैप उठाना नहीं चाह रहा है। तो हमने सोचा है कि उसके स्क्रैप को उठा के किसी इंजीनियर की हेल्प लेके, लोग तैयार नहीं थे उसके लिए, रेयर मिलते हैं, उसको स्क्रैप को उठा के हम जंक यार्ड में डालेंगे। और वहाँ MRI और एक जगह और बताई है टर्नकी पे, अगर वो नहीं भी करते हैं, क्योंकि वो भी डिले कर रहे हैं हमारी तरफ से, तो डिले LC खुलने में भी कई महीने लग गए। तो हमारा दूसरा टेंडर ऑलरेडी ओपनड है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। GB में भी ले गए थे, इत्तेफाक से उस पर डिस्कशन नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पाई। वो बन जाता है तो हम MRI भी दूसरा नया लगा देंगे। इसी बीच में हम एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट खोलने जा रहे हैं कि यहाँ कितनी दूरी पर, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर जो भी MRI की मशीनें हैं, अगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करते हैं, तो जो उसने 2021 नवंबर से ही MRI बंद कर रखा है। आज उनका रिप्रेजेंटेटिव आया था हमारे पास इस उम्मीद से कि हमारे पेमेंट कर दीजिए। मैंने फिर वही सवाल पूछे कि आप दादागिरी कर रहे हैं, ये शब्द मैंने बोला, आपको एक्सेप्ट करता हूँ। आप गरीब मरीजों का काम नहीं कर रहे हैं, बदनाम डायरेक्टर को कर रहे हैं। 2021 नवंबर से आपने सर्विसेज बंद कर रखी हैं, ना आप 2 रुपया रिम्स को दे रहे हैं, ना आप बिजली पानी का किराया दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास पावर नहीं, इसलिए आप यहाँ हैं, बने रहिए। GB ने जो आदेश मुझे दिया है, मैं GB के ऊपर नहीं हूँ। वो GB ने कहा है कि इनका प्री ऑडिट करवा लिया जाए। वो चिट्ठी हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। जो प्री ऑडिट में आ जाएगा वो पेमेंट हम कर देंगे, हमको किसी से कोई भी आपत्ति नहीं। लेकिन MRI के अल्टरनेटिव क्या है वो मैंने बताया, उस पर मैं लगातार लगा हूँ। अब बात आती है मैन पावर की, कर ली, MRI पे कर ली, लैब पे कर ली। मुझे लगता है हाँ, परचेज की जो एकदम 10 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे थे, जो ऑनरेबल कोर्ट को भी हमने अंडरटेकिंग दी हुई थी स्टैम्प पेपर पे, एफिडेविट पे, उस दिशा में अब समझते हैं हम 65 करोड़ का सामान खरीद चुके हैं। 87-88 करोड़ का सामान जो है करीब, ये क्या है, कितना है अमाउंट बताइए? 21 करोड़। ये 52 करोड़ के अलावा, तो ये आप एडिट कर लीजिएगा। 52 करोड़ के अलावा CCTV इंस्टॉलेशन, अच्छा हाँ, CCTV 1400 CCTV का इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोग्रेस में है। ये एक बड़ा भारी काम है, बहुत दिन से रुका हुआ था। तो CCTV का इंस्टॉलेशन भी हम करने जा रहे हैं, चल रहा है सर। इसी तरह जो है 52 करोड़ के अलावा ये 23 करोड़ का सामान हमने करीब और खरीद लिया। तो अब आप जोड़ लीजिए 52 और 23 कितना हो गया,
तो ये बड़ा अमाउंट है जिसमें हम, और आप जानते हैं यहाँ पे कोई भी टेंडर करके फाइनल करना मतलब ऐसे समझिए कि हाथी के मुंह से गन्ना छीनने की बात है। लेकिन रिम्स पूरी तरह उसमें जूझ रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ। तो और करीब 70-80 करोड़ का जो ऑन प्रोसेस है वो भी हम फाइनल कर लेंगे। अभी जैसे हाउसकीपिंग का मेजर टेंडर है तो उसमें वही लोग एक गिरोह जो है वो लग के ऑब्जेक्शन करवाते हैं, उसकी हम जांच करवा रहे हैं कि टेंडर कैंसिल करना है। कुछ सारे ऑब्जेक्शन आए हैं, अगर उसमें हमारी तरफ से कोई कमी निकलती है तो हम उसको कैंसिल करेंगे, वरना हम वही टेंडर कायम रखेंगे। कमी निकलने का चांस इसलिए होता है कि हमारे पास अभी तक कोई भी टेंडर की सेल है सच नहीं थी, ना कोई हमारे पास ऐसा जॉइंट डायरेक्टर था जो परचेज करता हो। अभी निक्सी से हमने एक आदमी लिया हुआ है, दो लोग ले लिए हैं, अब उनसे भी कुछ हेल्प ले रहे हैं। उसके पहले तो हमारी ही टीम पूरी डॉक्टर्स की कर रही थी। तो मुझे लगता है कि जो बचा आया है, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पे हम वो भी काम जल्दी कर। नर्सेस के अपॉइंटमेंट के बारे में जो हमने 140 सीट का जो हमने भेजा था, फरवरी को भेजा था, अभी 5 महीने बाद वो फाइल लौट के आई है कार्मिक और विभाग से होके। उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगे हैं तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑब्जेक्शन के जवाब हम तुरंत भेज देंगे। जैसे ही वहाँ से सिग्नल मिलेगा वो झारखंड सर्विस कमीशन के थ्रू हम उसको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नर्सेस की बड़ी क्राइसिस है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी। ड्रेनेजेस नहीं मिल रही हैं, लाइनें सीवेज से नहीं जुड़ी हुई हैं, रिम्स में फायर फाइटिंग के हम पूरे इंतजाम करवा रहे हैं जो अभी तक नहीं थे। यहाँ तक कि फायर फाइटिंग के लिए बिल्डिंग्स भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो जितनी भी हमारी क्षमता है, रैंप नहीं बने हुए हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी कई फ्लोर की बन गई हैं। आई वॉज सरप्राइज टू नो कि पानी जब बाढ़ आई तो ड्रेनेज लाइनें नहीं मिली, कहीं हमको लाइनें नहीं मिल रही हैं, कहाँ जा रही हैं वो, तो कहीं पिट बनवा के, चैम्बर बनवा के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बीच में पानी भरा रहा, आप लोगों ने भी देखा। इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि टीम लगी रही। पहले मैं ये नहीं कह पाता था कि टीम लगी रही, क्योंकि लोगों को आदत नहीं थी, इधर उधर टालने की आदत थी। टीम लगी रही, इसलिए हम बरसात में काम कर पाए। तो उस फ्रंट में भी काम चल रहा है। मोटा मोटा मुझे लगता है हमने सारे एस्पेक्ट छू लिए हैं। होम गार्ड का एक इशू था, वो आप लोग भी बार बार उठा रहे थे और उनका बार बार आ रहा था कि उनको 1000 रुपये के ऊपर जो वेजेस मिलने थे वो गवर्निंग बॉडी में पास हो गया। हमने उनको जिनका ड्यू था वो हमने कर दिया। होम गार्ड के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर होम गार्ड ठीक है, लेकिन कुछ एक हैं वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो 3 दिन आते हैं, 3 दिन प्रॉक्सी अटेंडेंस लेके और तनख्वाह ले रहे थे। उसमें हमने अभी एओ साहब को, कर्नल साहब को स्ट्रिक्टली कहा है कि आप चिट्ठी लिख दीजिए, जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं वो रह लें, जो नहीं रहना चाहते हैं तुरंत कैंपस छोड़ दें। क्योंकि 30,000 रुपये अगर हमको देना है तो हम अच्छी से अच्छी एक्स आर्मी सिक्योरिटी ला के यहाँ पर काम करवा लेंगे। वैसे भी जीबी का मैंडेट है कि 50% होम गार्ड रखे जाएं, 50% जो है हम आउटसोर्सिंग से रखेंगे। हम आउटसोर्सिंग उसकी करने जा रहे हैं और जीबी से ऑलरेडी अप्रूवल है। होम गार्ड के अब वही लोग यहाँ काम करेंगे, क्योंकि मैं खुद गेट पे निकलता हूँ, 3-4 लेडीज़ एक दिन बैठ के, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरी गाड़ी आ रही है, और चारों वहाँ पे गप सप कर रही थी। वो फ़ोटो खींचा, लेकिन गाड़ी तेज़ थी तो आ नहीं पाया। तो इस तरह का जो व्यवहार है वो मिलते नहीं है। 8 बजे हम राउंड करते हैं, कभी कभी राउंड करते हैं। 8 बजे जो ड्यूटी पे होता है वो चला गया होता है, और जो आने वाला होता है आता नहीं। तो भाई 30,000 रुपये तनख्वाह भी हम दें और उसके बाद सिक्योरिटी का ये हाल हो, और कोई डांट दे तो यूनियन आ जाए, तो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आपके माध्यम से हम क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि जो बायोमेट्रिक लगा के, जिसका जो ड्यू है, हमारा सीधा फंडामेंटल है, जिसका जो ड्यू है वो ले ले, लेकिन काम पर वापस आ जाए। ड्यू भी ले, काम भी न करे, ऐसा चलता होगा, लेकिन अब रिम्स में नहीं चलेगा, कम से कम जब तक मैं हूँ। जब मैं चला जाऊँगा तो उसके बाद जैसा हो वैसा हो। हालांकि कोशिशें हैं ही उसकी तरह की कि मैं ही न रहूँ, लेकिन वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल जो आज है वो यही सत्य है कि काम तो करना पड़ेगा। जिसका भी जो ड्यू आ रहा है हम फटाफट दे रहे हैं।
बस प्रॉपर बॉडी से अप्रूवल हो जाए। हम दे रहे हैं आपको, इस समय कोई ऐसा नहीं मिलेगा। एम्प्लॉइज़ के हमने जो 10 साल बाद जो उनके इंक्रीमेंट लगने होते थे वो दे दिए, मीटिंग्स करके 7-8 मीटिंग करके। प्रमोशन फैकल्टी को जो प्रॉपर APS स्कीम के थ्रू वो दे दिए। रेजिडेंट जो अपॉइंट करने थे वो हम कर रहे हैं, जो मेरे कंट्रोल में है हम ताबड़तोड़ कर रहे हैं, किसी का कोई ड्यू रोक नहीं रहे हैं। अप्रूवल अगर हो गया है तो हम कर रहे हैं। तो लेकिन जब हम किसी को कोई चीज़, किसी का जो हक दे रहे हैं तो वो हम रिम्स भी अपना हक साथ में मांग रहा है कि आप काम पर वापस आएँ। काम पर जैसे पहले करते थे वैसे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो सबको काम करना पड़ेगा।